गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज भी हम जे स्मिल की चर्चा करेंगे, लेकिन उसके एक और विचार, जे स्मिल के प्रतिनिधि प्रजातंत्र संबंधी विचार, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से संबंधित उनके विचार, जो उसने अपने प्रमुख किताब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन रिपब्लिक गवर्नमेंट, जो 1861 में प्रकाशित हुई, उसमें उन्होंने व्यक्त किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जे स्मिल जो है वह समकालीन विचारकों में वैसे विचारक थे जिन्होंने स्वतंत्रता का समर्थन किया, जो हमने पिछले क्लास में देखा, और उसके बाद उन्होंने अपने रचना के माध्यम से प्रतिनिधि प्रजातंत्र का खूब समर्थन किया है। वो इस बात से सहमत थे कि प्रजातंत्र का जो विशुद्ध रूप है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, वो इम्प्रैक्टिकेबल है, वो व्यवहारिक नहीं है। तो जो व्यवहारिक प्रजातंत्र है वह है प्रतिनिधि प्रजातंत्र, मतलब डेमोक्रेसी बाय रिप्रेजेंटेशन। और इस प्रतिनिधि प्रजातंत्र को वो अब तक मानव सभ्यता द्वारा प्रयोग में लाई गई विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं में श्रेष्ठ मानते हैं। जितने भी प्रकार की बात कही गई, एक सभ्य समाज के लिए, एक शिक्षित समाज के लिए, एक जागृत समाज के लिए प्रतिनिधि प्रजातंत्र अत्यंत उपयुक्त राजनीतिक व्यवस्था है, इसलिए वो उसकी वकालत करते हैं। हम देखेंगे कि उनके बारे में उन्होंने क्या, पहले वो जो है प्रतिनिधि प्रजातंत्र कैसा हो, इसकी चर्चा करते हैं। तो पहली बात तो ये कि वह प्रतिनिधि प्रजातंत्र का समर्थन करते हैं, मतलब कि प्रजातंत्र का क्रियान्वयन जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाए, पहली चीज। दूसरी चीज वो कहते हैं कि ये प्रतिनिधि प्रजातंत्र जो है एक उत्तरदायी सरकार होनी चाहिए। इट मस्ट बी ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल टू द वोटर्स, टू द पीपल। किसके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए? जनता के प्रति, वोटर्स के प्रति। अपने हर कार्य के लिए वो जनता के प्रति उत्तरदायी है। और तो उत्तरदायित्व किसके प्रति होना चाहिए? जनता का जो चुना हुआ प्रतिनिधि है। क्योंकि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम में पार्लियामेंट में कौन लोग बैठते हैं? जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं। उससे जो सरकार निकलती है वो दरअसल उस प्रतिनिधि के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए, और प्रतिनिधि जो है जनता के प्रति उत्तरदायी है। तो इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से जो है सरकार वो जनता के प्रति उत्तरदायी है, प्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। तीसरी बात कहता है कि ये जो प्रतिनिधि सरकार है वो सकारात्मक सरकार होनी चाहिए, सकारात्मक व्यवस्था होनी चाहिए, यानी मस्ट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयरिज्म, लोक कल्याण के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। सकारात्मक और नकारात्मक राज्यों का विभाजन क्या है? नकारात्मक राज्य उसे कहते हैं जिसमें केवल जो है राज्य को उतने ही काम दिए जाते हैं जिससे व्यवस्था बनी रहे, कम से कम कार्य दिए जाए। सकारात्मक राज्य वो है जिसमें राज्य का दायित्व जो है वह राज्य की सुरक्षा के साथ साथ मानव का, नागरिकों का कल्याण भी उसमें शामिल हो जाता है। वो नागरिकों के कल्याण के लिए काम करता है, वह ऐसे वातावरण का निर्माण करता है कि सभी व्यक्ति अपने अपने जो है व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सकें। ऐसी व्यवस्था को सकारात्मक राज्य कहते हैं। तो जो प्रतिनिधि सरकार है वो रिस्पॉन्सिबल ही केवल नहीं हो, केवल उत्तरदायी नहीं हो, बल्कि उसका वो इस सिद्धांत पर आधारित हो कि वो लोगों का कल्याण करे, लोगों के कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण करे और उसे लागू करे। चौथी बात कहता है कि ये प्रतिनिधि सरकार जो है वो संवैधानिक शासन व्यवस्था होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि सरकार में जो लोग हैं उन लोगों के स्वेच्छा से शासन का संचालन नहीं होना चाहिए, बल्कि पहले से बनाए गए कानून के आधार पर ही उनको शासन करने का अधिकार होना चाहिए। वो सत्ताधारी भी जो है वो पूर्व निर्धारित नियमों में बंधे हों, नियमों से परे जाकर के वो अपने शक्तियों का दुरुपयोग न करें। तो संवैधानिक शासन व्यवस्था होनी चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होने चाहिए, सभी लोगों के लिए समान न्यायालय की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार जो है बिल्कुल सीमित हो, नियमों में बंधी हुई हो, है ना।
मर्यादित सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए। अगली बात कहता है कि ये प्रतिनिधि प्रजातंत्र नागरिकों की सहभागिता अनिवार्य होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने जो है अपने प्रतिनिधि को चुन लिया, उसके बाद अपने घर जाकर के बैठ गए और आपको किसी लेना देना नहीं। हर समय आपको जो है उस पूरी राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागी बनना चाहिए, चाहे जनमत के निर्माण की बात हो, चाहे विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार अभिव्यक्ति की बात हो, विभिन्न स्तरों पर जो है जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं में चुने जाने वाले प्रतिनिधि हों और उस प्रतिनिधियों के कार्यों पर अंकुश लगाना हो, ये सभी चीज़ें नागरिकों की जो है वो सक्रिय सहभागिता जो है अनिवार्य अंग है प्रतिनिधि प्रजातंत्र का। अगली बात वो कहता है स्वतंत्रता एवं आत्म अनुभूति प्रजातंत्र में संभव है। प्रतिनिधि प्रजातंत्र में लोगों के पास स्वतंत्रताएं होनी चाहिए और आत्म अनुभूति के लिए मार्ग उपलब्ध होना चाहिए। सरकार का कार्य है कि वह ऐसे मार्ग प्रशस्त करे जिसमें लोग सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंचे, अपने आप को वो महसूस कर सकें, जो कुछ वो प्राप्त करना चाहते उसके प्रति उसमें आत्मसंतोष होना चाहिए। और वो कहते हैं कि ये कार्य केवल प्रजातंत्र में ही संभव है, क्योंकि प्रजातंत्र में ही स्वतंत्रता के अधिकार दिए जाते हैं और स्वतंत्रता ही वो जो माध्यम है जिसके माध्यम से जिसको अपना करके एक व्यक्ति आत्म अनुभूति आत्मसम्मान का जीवन व्यतीत कर सकता है, आत्मसम्मान के जीवन तक पहुंच सकता है। तो ये प्रमुख जो है विचार हैं उनके प्रतिनिधि प्रजातंत्र के प्रति। प्रजातंत्र के संदर्भ में वह कुछ खतरे, प्रजातंत्र को कहाँ कहाँ से खतरा हो सकता है उसकी ओर भी इशारा करते हैं। और वो पहला खतरा की बात करते हैं बहुमत का अधिनायकवाद, बहुमत का अधिनायकवाद, मेजोरिटेरियन टिरेनी। और आप कहते हैं कि बहुमत इस तरह से बिहेव करने लग जाए, ठीक है बहुमत से सरकार चुनी जाती है, बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ रीचिंग एट एनी डिसीजन, क्योंकि हर चीज़ पर कंसेंसस संभव नहीं है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि अल्पसंख्यक या अल्पमत को पूरी तरह से दबा दिया जाए। यदि समाज में अल्पमत या अल्पसंख्यक को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है तो वह समाज में प्रजातंत्र जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए प्रजातंत्र को सबसे बड़ा खतरा वो कहते हैं कि बहुमत का मेजोरिटेरियन टिरेनी या बहुमत के आचरण से होता है, बहुमत के अधिनायकवादी आचरण से होता है। दूसरा है कलेक्टिव मेडियोक्रिटी। लोगों के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वह सामूहिक रूप से जो है इस प्रकार के निर्णय हैं जो समाज के हित में नहीं है या भावनाओं में बह करके लिए जाते हैं, जिस पर जो है पर्याप्त चिंतन नहीं किया जाता। ये जहाँ पर्याप्त चिंतन नहीं है, जहाँ पर लोग भीड़ के रूप में इस्तेमाल होते हैं, जहाँ भेड़ की तरह लोग हाँके जाते हैं, यदि ऐसी स्थिति है तो फिर वहाँ पर प्रजातंत्र जीवित नहीं रह सकता। तीसरी चीज शक्ति का विस्तार और अन्याय की स्थिति। यदि शक्ति का जो है डिफ्यूजन है चारों तरफ और निर्णय लेने में देरी हो रही है, निर्णय लेने में बाधा हो रही है, जो इनडिसिसिवनेस है, निर्णय लिया ही नहीं, निर्णय लेने में ही जो है समस्या पैदा हो रही है, तो जब निर्णायक निर्णय नहीं लिए जाते किसी समाज के लिए, किसी आवश्यक समय में किसी आवश्यक समस्या को निपटाने के लिए, वह भी जो है प्रजातंत्र के लिए बहुत घातक स्थिति है और प्रजातंत्र जो है उससे खतरे में पड़ जाता है। चौथी बात वो कहते हैं कि वो प्रजातंत्र झूठा है, इट्स अ फॉल्स डेमोक्रेसी वेयर वन इज काउंटेड वन, ईच इज काउंटेड वन। एक व्यक्ति एक जहां गिना जाता है वो प्रजातंत्र जो है कभी भी सफल प्रजातंत्र नहीं हो सकता। हमेशा जो पढ़े लिखे जो विद्वान व्यक्ति हैं उनके विचार हमेशा ही अनपढ़ व्यक्तियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए, उनको ज़्यादा वेटेज मिलना चाहिए। जिस भी देश में ऐसी व्यवस्था है कि मूर्ख और विद्वान दोनों एक एक ही गिने जाते हैं, उस देश में प्रजातंत्र सही मानों में नहीं रह सकता, ये उनकी मान्यता थी।
और एक दूसरा दर्जा शासक वर्ग की इच्छा सर्वोपरि हो जाना। मैं पहले ही कहा कि प्रतिनिधि प्रजातंत्र में संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए। जो भी शासक वर्ग है, जो भी शासन और सत्ता में है, जो सत्ताधारी वर्ग है, उसकी इच्छा जो है शासन का आधार नहीं होना चाहिए, बल्कि कानून ही जो है वो जो है शासन का आधार होना चाहिए। और कानून जिसमें लोगों का फेथ हो, लोगों का विश्वास हो, वो दरअसल जो है इस शासन का आधार होना चाहिए। तो ये कुछ तरह के जो प्रजातंत्र को जहाँ से खतरे उत्पन्न हो सकते हैं उसकी वो गणना करता है। फिर वो आगे जो है प्रजातंत्र को बचाया कैसे जाए इसकी भी चर्चा करता है। प्रजातंत्र के बचाव की जब बात करता है तो पहली बात वो करता है कि प्रजातंत्र का बचाव तब संभव है जब शिक्षित जनमत, एजुकेटेड पीपल। अब बिना एजुकेशन के प्रजातांत्रिक अधिकार संभव, प्रजाधिकार दिए ही नहीं जाने चाहिए, क्योंकि उसका दुरुपयोग ही संभव, उसका सदुपयोग संभव नहीं। इसलिए प्रजातंत्र वहीं लागू होना चाहिए जहां लोग शिक्षित हैं, समझदार हैं, रैशनल हैं, जहां व्यक्ति अनपढ़ है, सोचने की क्षमता नहीं है, नेताओं के द्वारा जो है वो हाँक दिए जाते हैं, वो एक दिशा में ले जाए जा सकते हैं। उस देश में कभी भी प्रजातंत्र जीवित नहीं रह सकता। प्रजातंत्र, इसलिए प्रजातंत्र की रक्षा के लिए पहली चीज़ है शिक्षित जनमत का होना, क्योंकि शिक्षित जनमत ही जो है राजनीतिक प्रजातंत्र के मूल्यों को पहचानता है, जानता है, उसको आत्मसात करता है और उसकी रक्षा हेतु अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए तो तैयार हो सकता है। मूर्ख या अनपढ़ व्यक्ति से यह अपेक्षा संभव। दूसरी चीज कहता है कि केवल शिक्षित व्यक्ति नहीं बल्कि शिक्षित व्यक्ति के साथ निरंतर सजगता, कंटिन्यूअस अवेयरनेस जो है वह प्रजातंत्र का प्रहरी है। प्रजातंत्र को यदि बचाना है तो प्रजातंत्र को किस किस कोने से खतरे उत्पन्न हो सकते हैं, हो रहे हैं, उन पर आपको पैनी दृष्टि रखनी होगी और उनको बड़ा बनने से पहले ही समाप्त करना होगा। तभी जाकर के जो है प्रजातंत्र सुरक्षित जीवित रह सकता है। इसलिए निरंतर सजगता, कंटिन्यूअस अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात कहता है भारित मतदान, वेटेज वोटिंग। किसी भी प्रजातंत्र की सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर ग्रेडेशन हो, वोट की कीमत जो है वह अलग अलग हो। एक मूर्ख व्यक्ति की वोट की कीमत, एक अनपढ़ या जाहिल व्यक्ति की वोट की कीमत एक विद्वान व्यक्ति की वोट के बराबर नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो वो फॉल्स डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी वहाँ पर जीवित नहीं रह सकता। इसलिए वो इसकी वकालत करता है कि शिक्षा के आधार पर, संपत्ति के आधार पर, दायित्व के आधार पर जो है लोगों के मत को का अलग अलग मूल्य होना चाहिए, उसके अलग अलग वैल्यू होनी चाहिए, भार होना चाहिए। इसी को भारित मतदान भी कहते हैं। एक स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए वो कहता है कि खुले बैलेट की आवश्यकता है, एक स्वस्थ खुले मतदान की, ओपन बैलेट सिस्टम होना चाहिए। आज के दिनों में हम जो है उसकी वकालत नहीं करते, हम जानते हैं, और भारत जैसे देशों में तो ये संभव भी नहीं है, अन्य देशों में भी ये संभव नहीं है। लोगों को डरा धमका करके जो है वोट, और वो जो है भय के कारण वो अपना निर्णय बदल सकते हैं। इसलिए ओपन बैलेट सिस्टम की तो कोई कहानी ही नहीं बनती। लेकिन जे स्मिल कहता है कि एक स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए ज़रूरी है कि लोगों के में अभय हो और खुले मन से, बिल्कुल खुले तौर पर वो अपने मत को व्यक्त कर सकें। इसलिए खुली व्यवस्था होनी चाहिए, खुला मतदान होना चाहिए। अगली बात कहते हैं कि दूसरा सदन, सेकंड चैम्बर मस्ट बी देयर टू अकोमोडेट द माइनॉरिटीज थॉट या माइनॉरिटीज इंटरेस्ट। अल्पमत के जो विचार हैं, अल्पमत की जो आवश्यकताएं हैं, उसकी अभिलाषाएं हैं, वो भी प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड होनी चाहिए। सही है कि यदि चुनाव की प्रक्रिया है और चुनाव में जो बहुमत प्राप्त करता है वही विजयी होता है, तो बहुसंख्यक जिसके पक्ष में है वही विजय होगा। अल्पसंख्यक जो है वो अनरिप्रेजेंटेड रह जाता है। ऐसी परिस्थिति में ये ज़रूरी है कि जो
तो दूसरा चैम्बर अवश्य होना चाहिए जिसमें अल्पसंख्यकों को अकोमोडेट किया जा सके, अल्पसंख्यकों के विचारों को जो है उसमें समाहित किया जा सके। एक बात और वो कहता है कि प्रजातंत्र के बचाव के लिए यह आवश्यक है कि महिलाओं को भी मत का अधिकार दिया जाए। महिलाओं को मत का अधिकार दिया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी समाज 50% पॉपुलेशन को की उपेक्षा करके आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए महिलाओं की बराबर भागीदारी का वो पक्षधर था और महिलाओं की बराबर भागीदारी का जो है वो चाहता था, और इसीलिए उन्होंने पूरे उस समय के जो प्रचलित मान्यताएं थी उसके विपरीत जा करके, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 1918 में पहली बार जो है महिलाओं को मत का अधिकार मिला। ये 19वीं शताब्दी का विचारक है जिसने 60 साल पहले ही इस बात का अनुभव कर लिया था 1861 में ही कि महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया जाना चाहिए, तभी जो है प्रजातंत्र सफल हो सकता है। एक और चीज़ जो है प्रजातंत्र के बचाव के, तो सांसद के लिए कोई वेतनमान नहीं होना चाहिए। तो इस बात की वकालत करता है। आज के दिनों में लगातार ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है कि पॉलिटिक्स एक प्रोफेशन बनता जा रहा है, पॉलिटिक्स एक कैरियर बनता जा रहा है। वो इसके पक्ष में नहीं थे, वो जो है चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए किसी प्रकार के वेतनमान के विरुद्ध थे। आगे वो कहता है कि चुनाव का व्यय, आज जिसकी हम मांग लगातार करते रहे, चुनाव का व्यय सरकार के द्वारा वहन किया जाना चाहिए। चुनाव का व्यय यदि सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है तो इससे बहुत सारे गंभीर परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं जिसका हम आज सामना कर रहे हैं। एक व्यक्ति चुनाव में पैसे खर्च करता है, चुनाव जीतने के बाद वो पैसे कमाने की कोशिश करता है, जिससे चारों ओर भ्रष्टाचार फैलता जाता है। और दूसरी ओर एक अच्छा व्यक्ति, एक प्रबुद्ध व्यक्ति जो देश की सेवा करना चाहता है, समाज की सेवा करना चाहता है, यदि वो इलेक्शन लड़ना चाहता है, उसके पास यदि धन नहीं है तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इसीलिए इन चीज़ दोनों ही प्रकार की प्रवृत्ति से उभरने के लिए जरूरी था कि राज्य के द्वारा जो है वो चुनाव का खर्च वहन किया जाए, ताकि हर व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहता है वो लड़ सके और चुनाव के जीतने के बाद जो है वो वास्तव में इस राष्ट्र के और समाज की सेवा कर सके, न कि वो इसे एक अपना कैरियर बनाने का प्रयास करे। अगली बात ये करता है कि प्रजातंत्र में जो है चुनाव अप्रत्यक्ष होने चाहिए। अप्रत्यक्ष चुनाव का वो समर्थन करता है। हम चुनाव की दो प्रणाली होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष वो करते हैं जिसमें हम प्रतिनिधि को सीधे चुनते हैं, इसलिए हमारे लिए वो प्रत्यक्ष है। और यदि चुने हुए प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं तो अप्रत्यक्ष प्रणाली कहलाती है। तो वो अब कुल मिलाकर के अप्रत्यक्ष प्रणाली का समर्थन करता है। अंतिम जो है प्रजातंत्र का बचाव करते हुए कहता है कि नौकरशाह का जो चयन है वह व्यावसायिक आधार पर होना चाहिए, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि वो प्रजातंत्र की सफलता के लिए एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी, एक ऐसे नौकरशाह की कल्पना करता है जो नौकरशाह किसी भी पार्टी या की सरकार आए उसके प्रति कमिटेड नहीं हो, उसके प्रति उसका कमिटमेंट नहीं हो, बल्कि उनका कमिटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति हो, उन लोगों का कमिटमेंट राष्ट्र के प्रति हो, राज्य के प्रति हो, उनका कमिटमेंट समाज के प्रति हो, सार्वजनिक वेलफेयर के प्रति हो, किसी पार्टी की आइडियोलॉजी या पार्टी के उद्देश्यों के प्रति जो है उसका समर्पण नहीं होना चाहिए। और ऐसी नौकरशाही व्यवस्था तभी हो सकती है जब जो है उसका चुनाव और उसको उससे पद से हटाने की प्रक्रिया पहले से निर्धारित हो, जैसा कि ब्रिटेन में और ब्रिटेन के द्वारा के माध्यम से लिए गए भारत में होता है कि जो नौकरशाह में काम करने वाले जो लोग हैं उनका चयन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से जो है आयोगों के माध्यम से, राज्य स्तर पर जो है वो लोक सेवा आयोग है, केंद्रीय स्तर पर जो है संघ लोक सेवा आयोग है, इनके द्वारा जो है इन पदाधिकारियों का चुनाव होता है। और किसी पार्टी एफिलिएशन से इसका कोई लेना देना नहीं, किसी विचारधारा से इसका कोई लगाव नहीं होता। ऐसे नौकरशाह के माध्यम से ही जो है देश में प्रजातंत्र जो है वो जीवित रह सकता है। और इसीलिए वो कल्पना करता है कि नौकरशाही जो है बिल्कुल स्वतंत्र होनी चाहिए। नौकरशाही का केवल इतना काम है कि सरकार के द्वारा जो नीतियाँ बनाई जा रही हैं उनका ईमानदारी से जनता के हित के लिए
जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन करे, वो किसी किसी के पाले में ना जाए, वो किसी का समर्थन ना करे, वो केवल अपने दायित्व से बंधा हो, अपने संविधान से बंधा होना चाहिए। तो इस प्रकार से वो प्रजातंत्र के बचाव या प्रजातंत्र की सुरक्षा के बहुत सारे उपाय लोगों के सामने रखता है। तो जे स्मिल के ये प्रजातंत्र संबंधी विचार थे। आज इतना ही।